गाड़ी छोटे में है जो रास्ता है यू खोल देंगे यू भी यूज सब में यूरो गेट अच्छा पर वो गाड़ी गेट गाड़ी लो जी लो मैम लो मैम सामने ओके पूर्व विधायक पूर्व मंत्रीगण इंडियन का साथियों का आज इस मीटिंग में पहुंचने पर मैं पार्टी की तरफ से इस मंच के माध्यम से कार्यवाही शुरू करते हुए जैसा कि परंपरा है साधुवाद मीटिंग हमारी रही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में एक निंदा प्रस्ताव आज की मीटिंग में रखना चाहते हैं और मैं आदरणीय श्री प्रकाश पेश करें। आदरणीय श्री प्रकाश बहुत ही सम्मानित 5 बार इस तरह से रैली के बारे में जैसे जिक्र किया प्रधान जी ने, अब तक के विधानसभा क्षेत्र में मैं होकर के आया हूँ। जब हमने इसकी शुरुआत करी थी तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर अपनी अपनी तरफ से कटाक्ष किए थे। कईयों ने तो कहा था 4 दिन नहीं चलेगी परिवर्तन यात्रा जो, कुछ कहते थे तारीख तो तय करो, कुछ ये कहते थे 40 दिन 40 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गई, जिस विधानसभा क्षेत्र में गए, आपने जो रूट बनाए गांव गांव में, शहर में, कस्बे में लोगों से मिलकर के परिवर्तन यात्रा का निमंत्रण दिया और जब आपने निमंत्रण दिया तो कुछ समय ऐसे भी आए थे बीच में, काम का बहुत समय था, कई दफा बारिश बहुत होती थी, कई दफा कोई और परेशानी भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता था उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वो लगातार परिवर्तन यात्रा कैसे कामयाब हो, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा के साथ जोड़ा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निमंत्रण दिया जाए, उसने दिन रात काम किया और उसी का नतीजा है आज प्रदेश भर में नहीं, आज पूरे देश भर में आपकी यात्रा की चर्चा है राजनीतिक तौर पर। आज लोग सही मायने में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम जिन 4 विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आए, मैं एक विधानसभा क्षेत्र में करीब एवरेज है 30 से 35 गाँव में होकर के आए। अब तक टोटल जो है
2575 किलोमीटर का सफर हमने तय किया है। 60 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिले हैं। वही 417 दिन हो गए, 4 महीने 17 दिन हो गए। जहां पे भी गए हैं लोग बीजेपी तेजेपी से तो नफरत करते हैं। जब उनके बारे में जिक्र करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि समय आने दो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस किस्म के हालात भी हो सकते हैं कि चुनाव के समय भी ये लोग किसी काम में जाकर के पब्लिक मीटिंग ना कर सके। लोगों का इतना बड़ा विरोध इनके बीच में है। जहां कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का भी लोगों ने 10 साल का राज देखा है और कांग्रेस के 10 साल के शासन के दौरान जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में लोगों की अनदेखी हुई है, लोग उसको भी नहीं भूल रहे। आज भी कांग्रेस जैसे आपस में फटे हुए हैं, जो विवाद है इनमें आपस में, जहां कांग्रेस आज भी लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रही, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे किरण है, चाहे शैलजा जी है, चाहे सुरजेवाड़ा है, सारी अपनी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। वो हर आदमी जो है ये बात सोचता है, ये तो केवल अपनी ताकत की लड़ाई लड़ रही है। आज लोगों की लड़ाई अगर कोई सही मायने में लड़ रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्य। आज जिस भी गांव में जाऊं, शहर में जाऊं, मुझे पहले इस बात को लेकर के थोड़ा सा ऐसा था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जब हमारी यात्रा पहुंचेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर हमारी यात्रा को उस तरह की सफलता ना मिले जैसे और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में मिली। लेकिन मैं बधाई देता हूँ पार्टी के शहरी अध्यक्षों को, जिला के अध्यक्षों को, हल्का के उनके अध्यक्षों को, कि उन्होंने शहरों के अंदर भी इस तरह का आयोजन करवाया कि जो हमारे विरोधी थे वो भी ये बात स्वीकार करने लगे कि अब ये पार्टी गांव की भी, शहर की भी है। तो हर व्यक्ति इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति आकर्षण का केंद्र है। हर आदमी आपके साथ जुड़ना चाहता है। अब तो हम जितने प्रयास करेंगे ये मानकर कि चलो हमारी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और मैं खासतौर के इन 60 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया हूं, मैं जिन जिन हल्कों से निकला हूं, जिन जिन जिलों को कवर किया है, मंजुला के भी सारे पदाधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने धैर्य परिवर्तन यात्रा निकलने के बाद अपने अपने हल्कों में लोगों से ज़्यादा संपर्क भी किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम भी किया है। और बहुत सारे लोग और ऐसे नए हैं, आज तो इस तरह की डिमांड आने लगी है कि जो गांव आपकी यात्रा के दौरान आते हैं, आज तो उसके गांव के कार्यकर्ता आकर के खड़े हो जाते हैं सामने कि हमारे गांव को क्यों छोड़ दिया, हमारे गांव से भी यात्रा लेकर के आओ। मतलब एक अलग उत्साह है सब, एक अलग जोश है सब जानते हैं कि यात्रा हमारे यहाँ पे जरूर आएगी। इसके लिए हमारे पास समय है। हम 25 सितंबर के बाद भी इस यात्रा को जारी रखेंगे। जब तक चुनाव नहीं होगा लोकसभा का, तब तक यात्रा इसी तरह से चलाते रहेंगे। हम इसके काम को कवर करेंगे। विशेष रूप से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अब हमारे 30 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं। अब हमारे पास कम समय है क्योंकि आधे से ज्यादा समय हमने कवर कर लिया है। आधे से ज्यादा 2/3 विधानसभा क्षेत्र कवर। अगले जो 30 विधानसभा क्षेत्र है हमारे, उन विधानसभा क्षेत्रों में भी जो जिन्हें कवर हो गया था, मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि चाहे वो सरसा जिला है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, दादरी है,
चाहे वो आपका झज्जर है, रोहतक है, सोनीपत, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, मेवात है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है, जो कवर हो गए। वहाँ के जो पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं, हल्कों के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके जो हमारे इंचार्ज हैं, वो अपनी टीम को एक एक हफ्ते के लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी लगाएंगे। एक एक हफ्ते के लिए उनको लेकर के जरूर आए। हर जिले से 100 के करीब लोग एक हफ्ते के लिए लेकर के आओ, ताकि वो हमसे और ज्यादा 4 लोग करके जाए और ज्यादा उनमें एनर्जी आए काम करने की। 25 सितंबर की तैयारी अच्छी तरीके से जाकर के वो अपने हल्के में जाकर के काम करें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि उसके लिए भी आप लोग जो है अभी से जिस चीज की ड्यूटी लगेगी वो फिर तैयारी करेगा, उनको लेकर के भी आएगा। वही जो बचे हुए 30 विधानसभा क्षेत्र के हैं, जैसे पानीपत है, पानीपत के बाद आपका करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, पंचकुला है, कैथल है, वहाँ के भी सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसी तरह की तैयारी करें। आज आप सारे आए हुए हैं, अभी 3 गांव के कार्यक्रम बाकी है शाम। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 3 गांव में आप सारे के सारे साथी जो है जरूर जाकर आप उन तीनों गांव में जाओगे जब जाकर के देखोगे कि हमारा गांव का कार्यकर्ता किस तरीके से तैयारी करता है, किस ढंग से लोगों को निमंत्रण देता है, इन्वाइट करता है, फिर आप भी उसी तरीके से जाकर के अपना काम करना। मैं आपके पास उन साथियों को जरूर भेजूंगा 30 के 30 विधानसभा क्षेत्र में जिन्होंने पीछे काम किया, वो आपके साथ आपकी मदद करने के लिए आएंगे और आप 30 घंटों में आपके साथ मिल करके आपकी मदद करने में आपका सहयोग करने का काम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि यात्रा। अब तो लोगों का वैसे भी आपके यात्रा के प्रति एक अलग उत्साह बना हुआ है। अब तो आज कोई कुरुक्षेत्र से फोन आएगा, अम्बाड़ा से फोन आएगा, हमारी यात्रा कब आ रही है, हमारी यात्रा कब आ रही है। अब तो लोग अपने आप ही आपकी यात्रा कैसे और ज्यादा मजबूत दिखे, अलग दिखे, उसके लिए लोग जो है इस तरह की तैयारी में अपने आप में लगे हुए हैं। अगर हम जाकर के उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से वो लोग जो है इस यात्रा को और ताकतवर बनाएंगे। ना केवल ताकतवर बनाएंगे बल्कि 100 का 100% जो मैंने महसूस किया है आज इस किस्म के हालात है कि जैसे सन 1987 से पहले चौधरी देवीलाल जी ने यात्रा शुरू की और जब उन्होंने यात्रा करी थी तब और तरह के राजनीतिक हालात थे। आज उससे अलग राजनीतिक हालात है। जब उन्होंने यात्रा शुरू करी थी तब कांग्रेस बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आई हुई थी। इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी और 84 के अंदर 400 कुछ मेंबर पार्लियामेंट उनके जीत के आए थे। तब लोग ये कहते थे कि कांग्रेस जो है 100 साल सत्ता से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने उस यात्रा से इतना करिश्मा पैदा कर दिया था कि 87 के अंदर हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का सूखा साफ हो गया। आज भी मोदी के लिए कहते हैं कि मोदी का जो है कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। ये मान के चलो आपकी ये परिवर्तन यात्रा जो है ये मोदी का विकल्प भी बनेगी। इस दिन 25 सितंबर को आप जाओगे, बड़ी संख्या में साथियों को लेकर सारा विपक्ष देश का आया होगा और सारा विपक्ष आपसे एक बात सीख करके जाएगा कि अगर यूनाइट हो जाओगे तो फिर मोदी को भी सत्ता से पार कर सकते हो, मोदी भी सत्ता से। और आप लोगों के सामने खड़े होकर के जब वो बोलेंगे, भाषण देंगे, जब आपकी तरफ से आवाज आएगी कि आप सब इकट्ठे हो जाओ, अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, तो 100% उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठे होकर के बड़ा परिवर्तन देश में भी होगा, इस प्रदेश में भी हो जाएगा। जब परिवर्तन होगा तो इसके लिए आप लोग जो है और अच्छी तैयारी करो। मेरे से पहले अध्यक्ष जी बता रहे थे, कह रहे थे कि हमने 3-4 मेंबर्स की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप देखो कि हमारा 25 सितंबर का सम्मान दिवस कहाँ पे अच्छा हो सकता है।
की दिक्कत ना आए। हमने पहले कुरुक्षेत्र तय किया था। कुरुक्षेत्र के अंदर पीपली की जो मंडी है वो बहुत बड़ी मंडी थी। उस मंडी के अंदर हमें दिक्कत आ गई। हमने जब सारी जानकारी वहां की हासिल करी तो पता चला कि वहां तो 10 सितंबर से ही धान आना शुरू हो जाता है। किसान धान लेकर जाना शुरू कर देते हैं और फिर वहां धान जब आ जाएगा तो शेड तो खाली मिल जाएंगे, शेड में दिक्कत नहीं आनी, लेकिन पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। फिर पार्किंग जो है कई किलोमीटर दूर जाकर करनी पड़ेगी। इसके लिए फिर हमने कहा कि चलो कुरुक्षेत्र का ही पार्ट कैथल है। पहले जिला कुरुक्षेत्र में ही कैथल आता था, बाद में अलग जिला बना। तो हमें उसी ओल्ड कुरुक्षेत्र में करनी चाहिए। हमें कैथल के अंदर कोई ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ इससे भी बड़ी रैली हो सकती। जो फतेहाबाद में हमारी मंडी थी, जो शेड था, आप सबने उसको खचाखच भरने का काम किया था। मौसम खराब हो गया था। हमारे विरोधी ने प्रचार बहुत किया था कि रैली शायद रैली स्थगित हो जाएगी, रैली की डेट में आगे तय की जाएगी। उसके बावजूद भी लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आए थे कि जितने उस शेड के अंदर थे उससे 2 गुना ज्यादा लोग पार्क हुए और सारा मंडी खचाखच भरी हुई थी। अब की बार तो और ज्यादा उत्साह है लोगों को और बड़ी संख्या में आएंगे। इसलिए कैथल के अंदर वो जो शेड था वो था आपका 23 पिलर का, कैथल का जो है फतेहाबाद का। अब जो शेड जो हमने देखा है वो 35 पिलर का है। उससे 12 पिलर ज्यादा है। अब तय किया है कि कैथल में करेंगे। उसमें सबसे बड़ा फायदा आपको एक और भी है कि उस कैथल वाली मंडी के अंदर भी 250 एकड़ की मंडी है। उसमें सारे साधन जो हमारे होंगे वो भी उस मंडी में आ जाएंगे। हमें कोई बार बड़ी पार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी मंडी के अंदर पार्किंग भी हो जाएगी आपकी, उसी में आपका बड़ा जलसा हो जाएगा। वहीं जो VIP जाएंगे उनके उतरने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। सारा वहाँ ठीक से हो जाएगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो कि हमें कुरुक्षेत्र की बजाय कैथल करनी चाहिए तो फिर हम कैथल का तय करने या कुरुक्षेत्र रखिए, बताओ। कैथल क्यों भाई? कैथल वाले बैठे हो गए सारे? संभाल लोगे? हमें कई लोग डरावे है तो बात के साथ जिस टाइम तेरे बोल रहे हैं उसकी कोई भी बात मेरा पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है। संभालना नहीं होगा, संभाल ठीक है। उसके साथ साथ जब आपके पास पार्टी ऑफिस की तरफ से आ भी जाए, लेकिन क्योंकि रैली की तैयारी के लिए हमें डिस्ट्रिक्टों की मीटिंग भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी से डिस्ट्रिक्टों के कार्यक्रम तय कर दिए। आप अपने अपने जिले के हिसाब से कार्यक्रम नोट कर लें और उसकी तैयारी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी बहुत अच्छे स्केल से करना, ताकि जिले में हम एक एक कार्यकर्ता से मिल सकें और एक एक पार्टी को जिसको पदाधिकारी उसकी जिम्मेवारी लगा सके कि भी आपने किस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहले रखा है 10 सितंबर को मैंने अपना कार्यक्रम सरसा में सुबह 10 बजे सरसा में है, फिर फतेहाबाद में 1 बजे है और उसके बाद हिसार में शाम को 4 बजे। एक दिन में 3 डिस्ट्रिक्ट होगा। ये तीनों जिलों के जो लोग हैं वो नोट कर लें। 10 सितंबर को यहाँ का कार्यक्रम है। उसके बाद 11 पहला भिवानी के बाद 10 बजे भिवानी है, 1 बजे दादरी है और 4 बजे महेंद्रगढ़ है। इसी तरह 12 तारीख को पहला 10 बजे भिवाड़ी में है, 12 बजे नूह के अंदर है, 4 बजे गुड़गांव है। नूह का मैंने 2 बजे का इसलिए रखा है कि तुम्हारे वहाँ पे फिर अगर लेट हो जाते हैं तो नमाज का टाइम है 2 बजे वाली, तो इसलिए मैंने 12 बजे का समय रखा। 12 बजे की साथ तैयारी कर लेना। उसके बाद 13 तारीख को 10 बजे पलवल है। अब क्योंकि रैली कैथल में करेंगे तो जो कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम हमने बाद में रखे थे वो कुरुक्षेत्र वाले पहले करेंगे, आप वाले फिर बाद में करेंगे। आप दोनों जिलों के कार्यक्रम 2-4 दिन में ही तब्दील करके आपको तारीखें बता देंगे। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें।
आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से आग्रह करूँगा कि वो पार्टी के सभी कार्य धन्यवाद। काफी लंबे समय के बाद मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। तो गांव का आदमी हूँ, खेत से जुड़ा हुआ हूँ, हर एक के दुख सुख में, गमी खुशी में गांव में लोगों से मिलना भटकना मेरी आदत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से 2.5 में दिख रहा है। 2005 में जब हमारी सरकार बदल गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया। कसूर मेरा ये था कि हमारी सरकार ने हमने पढ़े लिखे लड़कों को जो बिना रोजगार के थे उनकी बेकारी को समाप्त करने के लिए हमने उनको उच्च स्तर पर सरकारी नौकरी में बिठाया। जिन बच्चों को नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी दिलाने वाली सरकार के मुखिया को 10 साल के लिए जेल भेज दिया है। कसूर मेरा यही था, मैंने उन बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम किया। कहा तो हमारी सोच थी कि हम स्वर्गीय चौधरी देवनाथ जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए बेरोजगारों को रोजगार दें। कहा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस सोच के तहत लोगों ने काम करना शुरू किया। रोजगार के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया जाए। और आज हालत ये है, आपने और हमने सारे हालात का जायजा लेकर के देखा कि हमारा देश विश्व के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था। और कहाँ आज हालत ये है कि हमारे देश के ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है। आपके पास वो लोग आएंगे जो सत्ता में बैठे,
आपसे निवेदन करूंगा और प्रेस के भाई बैठे हैं उनसे भी कहूंगा कि उनसे एक सवाल जरूर पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी है। बारिश से खुशी होती है किसान, लेकिन हमारी इस सभा में कई घंटे देरी से पहुंचे। काम सिर्फ एक ही था कि परसों से बारिश की वजह से टूटी हुई सड़कें जो पानी से भर गई, ट्रैफिक जाम हो गए, तो पानी में दिक्कत रही। इस सरकार की सारी गलत नीतियों का अगर मैं जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप हम सब भुगत होगी, सारे हालात हम अपने आंखों से देख रहे हैं। स्कूलों की बिल्डिंगें टूट गई, मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नहीं, बिजली का अभाव है, पीने तक का पानी मुयसर नहीं है। हर आदमी के सर के ऊपर इतना कर्जा है और उस कर्जे में निरंतर बढ़ोतरी हो गई। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल, और अगर किसान कंगाल है देश का बुरा हाल। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जिन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, भारत की जनता से कोई प्यार नहीं, पैसे के लोग भी लोग हैं, पैसा लूटने को लगे हुए। और इन लुटेरों की सोच ये हो गई स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करने के लिए जो सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन ऊपर की थी, इन कंपनियों ने उस पेंशन को भी काट दिया और जो पेंशन उस बुजुर्ग को मिलनी चाहिए थी वो आज सरकारी दफ्तर में जाने की बजाय इन लुटेरों की जेल में चली गई। हमारा देश प्रजातांत्रिक प्रणाली का देश, जनतंत्र में जनता के सहयोग समर्थन से सरकारें बनती हैं और चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों के मूलभूत जरूरियात पूरी करे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जन्म से लेकर
स्वास्थ्य, इस बात के लिए संघर्ष किया कि सरकार की तरफ से आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये करने में सक्षम ना हो उस सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। कोई लुटेरी सरकार अगर त्याग पत्र ना देना चाहे तो फिर मतदाता की जिम्मेदारी होती है कि जनतांत्रिक तरीके से इस प्रकार की सरकार का पतन करे। आज परिस्थितियां बदल रही है। सारी बातों का मैं उल्लेख करूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। आप सब भोगी। अभी ये कई रेजोल्यूशन आए हैं, आपके सामने है। किसी की दुखदायी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार के लोगों को और जनतंत्र में विश्वास रखने वाले देश के लोगों को तकलीफ होती है। साथियों के दुखदायी मृत्यु के लिए हम आवाज व्यक्त करते हैं। वहां हमें इस बात को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए कि उन्होंने आखिरी समय तक इस प्रकार के अच्छे काम किए जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद रहेंगे। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनके नक्शे कदम पर चले। मृत्यु तो हरेक को आएगी, लेकिन हमारे जाने के बाद हम लोगों को एक नई दिशा दे सके, नया रास्ता दिखा सके। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं, हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। सारी दुनिया के हर मुल्क में जाने से मुझे एक बात की बहुत प्रसन्नता हुई। विश्व के स्तर पर हमारा देश एक ऐसा अग्रणी देश है जहाँ हर धर्म, मजहब, जात बिरादरी के लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर देश के लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करने का काम है। देश विकास की दृष्टि से और आगे बढ़े ताकि हमारी नीतियों का अनुसरण करके विश्व के दूसरे मुल्कों के लोग भी अच्छे काम करें। उस वक्त इस देश में हर नागरिक सम्मानजनक ढंग
से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। जाति धर्म मजहब की कोई लड़ाई नहीं थी। हम सब मिलकर के अपने 3 त्योहार होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस मिलकर के मनाया करते थे। धर्म और मजहब की कोई लड़ाई नहीं थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चुनार, धाड़क, वाल्मीकि, रेगर, खटेक, खाती, कुमार, लोहार, सुनार, मनिहार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, सभी लोग हम मिलकर के आपस में बड़े प्रेम, प्यार और भाईचारे से रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस देश में कुछ राजनीतिक लुटेरे वर्ग के लोगों ने अपने लूट मचाने के लिए सत्ता के नाम पर देश में धर्म, मजहब और जात पात की दीवारें फैलाई। उन हालात को देखें तो आज की परिस्थितियों में हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। इसलिए आज जो लोग सत्ता में बने बैठे उन्हें देश से कोई प्यार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं और देश की हालत निरंतर बदतर होती जा रही। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो आज नहीं है, लेकिन उनके दिखाए गए रास्ते पर चल करके हम उनकी नीतियों का अनुसरण करें। आज इन बदली हुई परिस्थितियों को बदलें। अगर हम मिलकर के चलेंगे तो देश का सम्मान और गौरव बढ़ेगा। हमारे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने पहली दफा मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये घोषणा की थी कि हमारे में प्रदेश में किसी भाई को कोई दुख और तकलीफ हो तो वो मेरी कोठी पे आकर दरख्वास्त दे, उसकी बात सुनेंगे और उसको इंसाफ दें। संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला। अब चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र को मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी। तो कोठी सुननी पड़ी थी। एक भी आदमी नहीं था। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि मुख्यमंत्री निवास तो सुनना पड़ा है। लोगों ने बताया क्या करेगा कोई यहाँ आके, या काम तो किसी का होता नहीं। जो कोई दरख्वास्त लेकर के आता है
उसे पुलिस वाले पीट करके जेल भेज देते हैं। मैंने उस दिन से ये फैसला कर लिया कि अगर कभी मौका मिला सरकार बनाने का तो हम इस नीति को बदलेंगे। साथियों, राज तो बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन नीति नहीं बदलती। और अच्छी नीति जो सरकार बनाएगी उससे देश का सम्मान और गौरव बढ़ेगा, लोगों को हर प्रकार की सहूलियत मिलेगी। आप लोगों के सहयोग और समर्थन से आपकी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला और हमारी सरकार में हमने पहली कदम से एक काम बनवाया। जब सरकार के पास किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार लोगों के पास जाएगी। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद मैं साल में एक दफा हर गांव में जरूर जाता था। आप लोगों से मिलते रहते। क्या हम साल में एक दफा हर गांव में जाते थे कि नहीं जाते? और जो मान लोग रखते हो आपकी मानी जाती है नहीं मानी जाती? परिस्थितियां बदलेंगी। दूसरी लोग इन हालात को बदलने में सफलता प्राप्त करेंगे। फिर अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही आपके सरकार बनने के बाद आपको फिर सारी सहूलियात मुहैया करेंगे। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, मैं राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो लोग रास्ता पर लगे गुमराह हो गए हैं, बहकाए गए हैं या तो स्वार्थ के मुझसे सत्ता पक्ष में चले गए, आज वो प्रस्ताव है वापस आ रहे हैं। इस परिवर्तन पद यात्रा में आपने स्वयं देखा और लोगों ने इस भ्रष्ट सरकार को बदलने का मन बना दिया। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए और भारतवर्ष
प्रदेश के हर नागरिक को हर प्रकार की सहूलियत मुहैया करने के लिए फिर से अच्छे कार्यक्रम शुरू करें। सरकार निश्चित रूप से बदलेगी। अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपने इस परिवर्तन पद यात्रा में देखा होगा, लोग आपके साथ जोड़ते ही जाते। क्योंकि आप मुझे एक सिग्नल ले रहे हैं, सैकड़ों साथियों के साथ आपकी पार्टी में शामिल होने का। उसी प्रकार से हर व्यक्ति जो रास्ता भटक गए हैं वो वापस आना चाह रहे हैं। मैंने पुचकार लो और उन्हें ये वायदा कर लो कि हमारी सरकार बनने के बाद हर नागरिक को हर प्रकार की सहूलियत देंगे। इस सब के लिए मैं आपको सीधी जाति भाषा में एक ही बात कहना चाहूंगा, राम बना दो, सारे वोट में कर दो। इन लुटेरों ने जो हमारी पेंशन काटी है, आप बुजुर्गों से और हमारी सरकार के बनने के बाद जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, उनकी कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाऊंगा। और आगे के लिए वृद्धावस्था पेंशन 7,500 रुपये महीना में। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ये निर्णय लिए थे। वो पहले मथुरा किसी गांव में गए और गांव से नेपाल आ रहे थे, तो एक बूढ़ा बुजुर्ग अपने चारपाई में लेटा हुआ था। चौधरी साहब ने आदत के मुताबिक उसके पास जाकर के उसकी राजी खुशी पूछी। उस बूढ़े के आंख में आंसू आ गए। चौधरी साहब ने कहा क्या बात? उसने कहा मेरी ससुराल जा रही है, मेरी जेब में उसको देने के लिए एक पैसा भी नहीं। चौधरी साहब ने भय बैठे हुए गाना बना दिया कि हर बूढ़े बुजुर्ग को 100 रुपये माहवार पेंशन बनेगी। और फिर लोगों से विरोध किया जितनी दफा भी हमारी सरकार बनेगी पेंशन का पैसा बढ़ाते चले जाए। महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत आती थी, गैस के सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ रहे थे। चौधरी साहब ने कानून बनाया कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर और उसे चलाने के लिए 1100 रुपये मुफ्त देंगे।
उन्होंने वायदा किया कि हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे, पढ़ाई पे कोई पैसा खर्च नहीं आए, और पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज कराए, और पढ़ लिखने के बाद वो लड़का जब योग्य हो जाएगा तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उसे बेरोजगारी का भत्ता देंगे, 21,000 रुपये महीने। ताकि उसे दिक्कत न आए। हमारी सरकार में पढ़े लिखे युवक को नौकरी देने के लिए 3,206 बच्चों को नौकरी दी थी। उसके लिए मुझे 10 साल की सजा हुई। अब क्या आप लोगों से जाकर के वायदा करें कि मैं हर बच्चे को नौकरी दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे फांसी टूटना पड़े। लोगों को हर प्रकार की सहूलियात मिले, ये हमारी नीति में है। इस शोक संदेश में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मैं ये वायदा कर रहा हूं हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए उन्हें अगले संसार में जाने से बाद उनके परिवार के लोगों को कोई तकलीफ नहीं आ रही है। ठीक है जी, पता नहीं फोकस रखेंगे सारा। तो आपसे निवेदन करना चाहूँ, भाषण नहीं देना चाहता। परिस्थितियां बदल रही है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से अगर बारिश की कमी हो जाए तो उसका नुकसान होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस नुकसान की भरपाई करे। किसान की फसल जो बर्बाद हो गई है उसका मुआवजा दे। हमारी सरकार के वक्त में एक दफा सरकार ने निर्धारित मूल्य पर अनाज नहीं खरीदा था। हमारा बेस्ट इलाका मारू इलाका है, ग्रामीण है। हमारी सरकार ने एक साल में एक दफा बाजरे की फसल बहुत अच्छी थी। लेकिन केंद्र की सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर सरकार ने बाजरा खरीदने से मना कर दिया। क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने सरकारी तौर पर बाजरे का सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य प्रदान करके बाजरा खरीदा।
चाहे वो मामला राजस्थान का था, चाहे पंजाब का था, चाहे यूपी का था, चाहे मध्य प्रदेश, गुजरात का, किसी भी प्रदेश का था। जो भी मात्रा हमारी मंडियों में आया, हमने सरकारी दाम पर वो सारा मात्रा खरीदे ना कि खरीदे। हरियाणा प्रदेश की सरकार को कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन किसान का नुकसान नहीं होने दिया। उस नुकसान की भरपाई हमने सरकारी खजाने से की। इसी प्रकार से आइंदा हमारी सरकार बनने के बाद जब फसल का नुकसान हो जाए तो उसको मुआवजा देंगे, और इस साल में अगर कहीं फसल का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करेंगे। इस सब के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की खास जिम्मेदारी है। आप सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं आपसे खुल के एक बात कह रहा हूं, सरकार निश्चित रूप से आपकी बनेगी, क्योंकि आज इस देश के हर नागरिक शासन से सुखी है, वो बदलाव चाहता है, और बदलाव आएगा, सरकार आपकी बनेगी। अब जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर सारी सहूलियत आपको फिर से मुहैया करेगी। विश्व के दूसरे मुल्कों के लोग भी आपकी नीतियों का अनुसरण करेंगे, न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि समूचे विश्व में। किसानों का बहुमूल्य राज होगा, इसलिए आज आपसे परामर्श करने के लिए आपको निमंत्रण देके बुलाया है। आप सुझाव दें, उसके लिए आपको आने की किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। 21 तारीख को आपकी पदयात्रा समाप्त हो जाएगी, और मैंने पार्टी के नेताओं से कहा है कि 22 तारीख से लेकर के मेरे हर गांव में प्रोग्राम बनाया है। मैं हर गांव में जाऊंगा, आपकी दिक्कतों कठिनाइयों को सुनूंगा, और आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आपके गांव में जाऊं उससे पहले आप सभी नाराज बच्चों को मिला करके शामिल करेंगे, और सारे साथी और पार्टी में शमूलियत की घोषणा करेंगे। इसलिए 21 करोड़ की सारी घोषणाएं आप करेंगे 22 को। 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर जो मीटिंग हम करेंगे उसमें सभी साथी शामिल होंगे, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कई नेता उसमें आएंगे। आपको लाखों की संख्या में देख करके उनकी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, और वहीं पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता जो मंच पर बैठे हुए हैं, पार्टी में शमूलियत की घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी,
समूचे विश्व के सतह पर भारत भविष्य एक अग्रणी देश बनेगा। इस सब के लिए आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप बहुत कष्ट सहे हैं, थोड़ा और कष्ट सह लें। आप देख रहे हैं जो लोग रास्ता भटक गए थे वो वापस आ रहे। सत्ता पक्ष में पड़े हुए लोग भी इस सरकार से तंग आ चुके हैं, गठबंधन टूटने के कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं और जब सरकार अलग मत में होगी तो फिर मध्य अगले चुनाव स्वाभाविक है। तो फिर जो वायदा आप लोगों से करेंगे उस वायदे को आपकी पार्टी पूरा करेगी या सबकी जिम्मेदारी है। फिर इसमें पुरानी बात याद करा दूं आपको। हमारी सरकार जब बनी थी ये दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ लगते इलाके सत्ता की भूख के लिए उनमें शामिल हो गए। और आपके फिर सत्ता का चुप होने के लिए उनसे जुड़े। आज उनको ये एहसास हो रहा है कि तुमसे गलती हुई है, इसलिए वही लोग दोबारा आपके पास आए। मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो इलाके आपके समर्थित हैं वो हैं, लेकिन जो बैठ गए थे या बहका लिए गए थे वो फिर से शामिल हो गए। इसलिए मैं आपको बात कहूंगा, शायद किसी को कड़वी भी लगे कि कुछ इलाके ऐसे हैं कैंसर है, अम्बाड़ा है, सुरवल है, फरीदाबाद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, निवाड़ी, ये भी बैठे हुए हैं। हमारे प्रधान जी इस बात को मुस्कुरा रहे हैं। इन जिलों में सबसे पहले प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि मेरा प्रोग्राम बना करके तय करें, मैं हर गांव में जाऊंगा। और गांव के लोगों से पूछ करके उनके क्षेत्र से उनको टिकट देंगे। से नहीं मिलेगी, आपके गांव से, आपकी सोच से मिलेगी। अच्छे साथियों का चयन करो, जो बैठ गए उन्हें पुरस्कार लो, जो स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करो। परिस्थितियां बदलेंगी। मेरे इस देश के बाद भारत के मालिक होंगे और लुटेरे देश शराबों के पीछे बंद किए गए।
दुर्भावना से कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इसके लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करेंगे। क्या आपको मेरी बात की समझ आ रही है? मैं सारी बातों के साथ साथ ये जो प्रस्ताव आज आपकी मीटिंग में रखे गए, तो सब आपको मंजूर है तो हाथ खड़े करके बताओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी आईडी और एक परिवार पहचान पत्र, जो दो चीजें सरकार ने बढ़ाई है। प्रॉपर्टी आईडी से तो हर शहर का नागरिक जो आज परेशान है। इस प्रॉपर्टी आईडी के आड़ के अंदर एक दुकान खुल गई भ्रष्टाचार की नई, कि कोई भी नागरिक की प्रॉपर्टी आईडी के बगैर कोई छोटी मोटी रजिस्ट्री या कोई शहर का काम नहीं हो सकता। और जब वो जाता है तो उसमें 100 तरह की कमियां निकालते हैं, कहते हैं इसको ठीक करा के लेके आओ। वो ठीक कराने के लिए जाता है तो 5,000 रुपये तो सरकार की फीस लगती है, जबकि प्रॉपर्टी आईडी की डिमांड किसी ने करी नहीं। किसी नगर पालिका ने, नगर परिषद ने कोई प्रस्ताव नहीं दिए, किसी एसोसिएशन ने प्रस्ताव नहीं दिए। बिना प्रस्ताव दिए, बिना कुछ के, बिना केवल एक गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस मुख्यमंत्री को ऊपर से आदेश आया प्रधानमंत्री के ऑफिस से कि भाई ये मेरा जानने वाला है, इसको काम देना है, और कोई काम दे नहीं सकता था, उसको प्रॉपर्टी आईडी का काम दे दिया। 220 करोड़ रुपए दे दिए, उसने फर्जी प्रॉपर्टी आईडियाँ बना दी सारे प्रदेश में। इनका मंत्री खुद ये मान के आया था मीटिंग के अंदर कि 90% लोगों की प्रॉपर्टी आईडी जो है वो ठीक नहीं है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। हमने कहा है कि भाई इसको ख़त्म किया जाए। जो पहले सिस्टम था उसी सिस्टम के तहत लोगों की रजिस्ट्री हो। नंबर 2, परिवार पहचान पत्र भी जो है, उससे भी बुजुर्गों की पेंशन काटना था सिर्फ, वहाँ भी एक गुजरात की कंपनी को राजी करने की दी है। उसी कंपनी को ये काम दिया था, केवल सरकार का पैसा उनको देने के लिए सारा काम किया गया। उसके बाद दूसरा एक प्रस्ताव था, जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई, पीछे ओलावृष्टि बारिश की वजह से किसान की जो फसल खराब हुई, उसका अब तक मुआवजा नहीं मिला। सरकार बहुत दावे कर रही थी कि हम जल्दी मुआवजा दे देंगे, एक नया पैसा भी मुआवजे के रूप में नहीं मिला कहीं पे। जहाँ कहीं मुआवजा दिया है वो इनके अपने चंदे लोगों के पास गया और किसी के पास नहीं गया। अब फिर हमारे 6 ऐसे जिले हैं जिनमें एक तरह से पूरा बाढ़ आई हुई है। सरकार को उनको बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए था और उन जिलों के अंदर तुरंत किसान को जो है मुआवजा देना चाहिए, राहत देनी चाहिए, ताकि किसान कम से कम पिछली इस मार से बचे। प्रस्ताव था उसको लेकर के, बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी के साथ एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो मुझे अभी जानकारी मिली है इसकी। ये जो कौशल रोजगार योजना है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके अंदर एक IAS अफसर की ड्यूटी लगा रखी है, पांडु करके एक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में IAS अफसर है साउथ इंडिया का, अकेला वो इसको हैंडल करता है। उसके साथ बाकी सारे RSS के लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है कोई भी। मतलब आप इतना बड़ा कहते हो कि हमें एक रोजगार का एक साधन दे रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से एक आदमी है सर, बाकी सारे प्राइवेट लोग हैं। और उसमें भी एक बड़ी अजीब चीज़ है जो किसी को भी अब तक पता नहीं है, जो क्लास D है इसके अंदर, उसका एक एग्ज़ाम होता है, छोटी सी ऐड निकालते हैं एक अखबार में और कहते हैं इन पोस्टों के लिए क्लास 4 का जो है एक तरह से इसको इन्होंने डी कैटेगरी बना दिया कि इसके एग्ज़ाम दे दो। पोस्टें निकली नहीं है, कोई पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं है।
सिर्फ एक छोटी सी ऐड दे दी, उसमें लिख दिया कि भाई हमने इतने चौरासी लेने, हमने इतने बेलदार लेने, हमने इतने ये लेने, अलग अलग नाम लेने। उनकी पोस्टें निकाली नहीं, अखबार में किसी में ऐड नहीं आई, उसका एग्जाम रख दिया। अब वो अखबार सारी जगह जाता ही नहीं है, और उसका एक दिन फिक्स कर दिया, भाई आप इस दिन एग्जाम दे दो। उस एग्जाम के अंदर जो पास हो जाएंगे उनमें से फिर ये लोग जो है एक मेरिट बनाते हैं, और मेरिट बना करके वो केवल एक फॉर्मेलिटी है। फिर ये आरएसएस वाले अपने मन मर्जी से अपने मन चाहे लोगों को उसमें भर्ती करते हैं। एग्जाम साल में एक ही बार हो सकता है, उसका बारी बारी एग्जाम भी नहीं है। जब पोस्ट निकलती है उस टाइम एग्जाम होना चाहिए, तब नहीं साल पहले एग्जाम हो गया, पोस्टें साल बाद निकल रही है, और फिर उसके बाद उसको भर्ती करें। कितना बड़ा मतलब लोगों के साथ धोखा है, कितनी अलग तरीके से आरएसएस की भर्ती की जा रही है, साधन निकाले। इसी तरह क्लास सी का है, उनके एग्जाम भी एक साल पहले हो जाते हैं, और जो क्लास ए और बी वाले हैं उनकी ऐड देते हैं सिर्फ, बाकियों का कुछ नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है एक तरह से, ये भी अपने आप में ये सरकार जो कर रही है। एक नई चीज और बताता हूँ मुख्यमंत्री की, जो मेरे संज्ञान में आई, आपके पास है कि नहीं है जानकारी। कोई भी टेंडर पहले जो दिया जाता था, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का टेंडर होता था, उसका इंजीनियरिंग चीफ जो है वो ही उस टेंडर को खोलता था, और वो ही उस टेंडर में त्रुटियां निकालता था। सरकार की तरफ से आता था कि भी ये प्रोजेक्ट है, इतने करोड़ में बनना है, उसका टेंडर वो निकालता था। वही फाइनल अथॉरिटी होती थी उस टेंडर को फाइनल करने की। अब इन्होंने क्या किया है, 1 से 5 करोड़ के टेंडर तो करेगा चीफ इंजीनियर, 5 से 15 करोड़ के करेगा मिनिस्टर, और 15 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर है वो मुख्यमंत्री देगा। अब तो मुख्यमंत्री टेंडर भी देने लग गया, खुद सीएम। ये उसकी सर्कुलेशन आया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, अभी ताजा सर्कुलेशन आया आज से 10 दिन पहले ही। किसी ने बताया नहीं बताया, मुझे कल जानकारी मिली इसकी। आपके द्वारा नहीं जानकारी है? आपके द्वारा नहीं जानकारी? मैं ही देता हूँ जानकारी, विपक्ष है ही नहीं कोई, है तो बता दो, होता फिर आप तक जानकारी आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी। ये सीएम के ठेकेदार टेंडर वाली जानकारी आती है। अब सीएम ठेकेदार बन गया, अब तो ठेकेदारों को ठेके देने लग गया चीफ मिनिस्टर। अबे जी वो कहते हैं कि हम बार्गेनिंग करके सरकार को, तो समझता हूँ, कहता है भी चीफ मिनिस्टर ने, देखो ये भी एक बड़ा फेलियर बताता हूँ सरकार का। अब मुख्यमंत्री क्या करता है, जब टेंडर अलॉट करता है तो ठेकेदार को कहता है तू 5 करोड़ छोड़ दे। ठेकेदार ने कह दिया छोड़ दिए जी। फिर ये अखबार में खबर लगाते हैं कि ठेकेदार से 5 करोड़ रुपये छुड़वा दिए। चीफ मिनिस्टर ने कितना बड़ा फायदा कर दिया। मैं इस चीफ मिनिस्टर से ये बात पूछूंगा, और आप भी पूछो, कि जो पहले 3 साल टेंडर हुए, जो 100 करोड़ का टेंडर था जिसको 150 करोड़ का कर दिया, निकला 100 करोड़ का, और उसके बाद उसको 150 करोड़ के अंदर अलॉट किया आपने, 50% उसका बढ़ा दिया। वो जो बढ़ाया 50% है, उसकी जांच कराएगा मुख्यमंत्री। वो बताए ना, जो चीज 10 रुपए में बननी थी, जिसके 50 रुपए लगे, उसका क्या करेगा मुख्यमंत्री? तेने मुख्यमंत्री वाली ये तो मेरे को बता दी कि मुख्यमंत्री कहता है बोले मैंने इतने करोड़ बचा दिए, जो खुआ दिए उनका क्या करेगा? स्टेडियम बनाया था अम्बाड़ा के अंदर, 50 करोड़ का घोटाला स्वयं मंत्री ने माना है, अनिल विज मानता था। कराई जांच तो पूछो मुख्यमंत्री से। ये तो लुटेरे हैं, लूट के खा गई। ये जो 5 करोड़ भी छुड़वाते हैं उसमें भी पहले तय होता है इनका कि इसमें तेरे को 15 करोड़ बचाएंगे, 5 हमें दे देना, 5 छोड़ देना, 5 तू खा लेना, 5 हमें दे देना। ये भी एक मुख्यमंत्री ने अपना एक लूट का नया साधन बनाया। मेरा कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को किसी ने बता दिया भी ये जो टेंडर टुंडर होते हैं इसमें भी बहुत सारा मंत्रियों के हाथ लग जाता है, माल है इसमें। इसलिए मुख्यमंत्री ने माल खाने के चक्कर में सारा काम किया बेचारे ने। अब ये भूख मुख्यमंत्री को होगी मेरे भाई। ऐसा खेल जो आप ये कौशल रोजगार योजना अभी बनाई है, उसी का ही है। हाँ, इसको बनाने के बाद ये गेम किया ना, शुरू किया गेम। जी जी।
मतलब किस तरह से नौकरियां भी जो है उसमें आरएसएस की भर्ती करने का एक तरीका निकला है। मोटा पैकेज हमने आज जो मेन हमारी बात है, जहां मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, कार्यकारिणी की बैठक के अंदर एक निर्णय लिया है। हम पहले 25 सितंबर की रैली कुरुक्षेत्र में कर रहे थे, सम्मान दिवस चौधरी देवीलाल का, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर हमें दो दिक्कत आ रही थी। एक तो पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। जो मेन ग्राउंड है वहाँ पे काली कमली मैदान जो है उसमें तो पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पार्किंग नहीं है, 10-10 किलोमीटर दूर पार्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमने एक जगह और निर्धारित करी, देखी वहाँ पे पीपली की अनाज मंडी। उस अनाज मंडी के अंदर धान की फसल आनी शुरू हो जाती है 10 सितंबर से। हमने वहाँ जो आड़तीये थे उनके पास अपनी पार्टी के लोगों को भेजा, उनसे ये जानकारी ली। वो मंडी बहुत बड़ी थी, उसके अंदर पार्किंग भी खासा ज़्यादा हो सकती थी, शेड भी बहुत बड़ा था जिसमें हम रैली करना चाहते थे, लेकिन वो बात भी हमारी बन नहीं पाई। फिर हमने निर्णय लिया, उसके बाद अपने साथियों को भेजा कि भाई दूसरी कोई ऐसी और जगह देखो जहाँ पे हमारी ये बड़ी रैली हो सके। हमने क्योंकि करना कुरुक्षेत्र जिले का तय किया था, तो चलो कुरुक्षेत्र में नहीं हो रही तो ओल्ड कुरुक्षेत्र में कर लो। ओल्ड कुरुक्षेत्र का मतलब कैथल उसका पार्ट है। हमने कहा कैथल कर लो। जींद हमारी हो चुकी थी 2 साल पहले, इसलिए जींद हम करना नहीं चाहते थे अभी। तो फिर हमने ये फैसला किया, कल हमारे साथियों ने परसों जाकर के सारा देखा और आज ये फिर फैसला किया कि वो रैली हम कैथल में करेंगे। ताशी को दोहराएंगे हम हर हालत में। जो लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, मैं तो आपको सबको उचाना हल्के में लेके जाना चाहता था, नरवाना हल्के में लेके जाना चाहता था, बस अपना तालमेल नहीं बैठ पाए कि आप जा नहीं पाए। आप देखते खुद कहते कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अभी नगुरा में मेरे दोपहर को जलसा था, जो मंदिर की जगह है वो खचाखच भरी हुई थी, पैर रखने को जगह नहीं थी, इतने लोग थे। और लोग एक ही बात कहते हैं कि हमने हमारे साथ हर दफा एक ही बात कह करके ठगी मारी जाती है कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा वोट दे दोगे। पहले वीरेंद्र ने 5 बार ठगया, भाई तुम सारा ला दो, मेरा नंबर पढ़ना आएगा, मैं बन जाऊंगा। अरे बोले हम क्या, इसका मुख्यमंत्री चक्कर में दे दिया करते। उसके बाद ये दुष्यंत आया तो उसने उससे भी बड़े बड़े झूठ बोले हमारे सामने। अरे ये तो यूं बात करता था जैसे तो बन गया मुख्यमंत्री, इसके तो नारे यूं लगा करते। हमने के बेरा था यो इतना बेडोड़ा है क्या है जो हमें बेच के खा जाएगा कहीं ना कहीं। वो कहते हैं भैया हमें और किसी पे भरोसा ही नहीं, अब आप पे भरोसा है कि आप ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे सकते हो। मैं बहुत ठोक बजा के कह हूँ कि 100% अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को परमिशन मिल गई चुनाव लड़ने की, तो हर हालत में चौटाला साहब को चुनाव लड़ाएंगे और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हमारे वही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर कोई कानून अड़चन आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो फिर लोगों की भावनाओं को हम कदर करेंगे, हम मायूस नहीं होने देंगे। फिर भी मुख्यमंत्री बनने वाला जो होगा वही फार्म मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा उचाना से। फिर आपने ये रोज कहते हैं वीरेंद्र सिंह जी और फिर आपका माना जाए। एक मिनट ये वीरेंद्र सिंह भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह रोज ये कह देता है बोले उचाना मेरा, उचाना मेरा। रोज दुष्यंत कह देता है उचाना मेरा, उचाना मेरा। मैंने लोगों से पूछा भाई इन्होंने गिरदावरी करा रखी है, रजिस्ट्री करा रखी है, केरोड़ा है। बोला जी हम इनका बैम काट देंगे कि ये खाम खामे अपनी बकवास करें, ये तो हमें बहकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, हमें मुख्यमंत्री चाहिए। मैं बोला मैं कहा तो भाई सीधी सी बात है, या तो चौटाला साहब लड़ेंगे, चौटाला साहब नहीं लड़ेंगे तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो किसी के साथ जाकर के मंत्री नहीं बनूंगा, बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं एमएलए बढ़ करके लोगों की आवाज। चंद्रशेखर जी की तरफ भी सीधा है, नहीं मेरा बाप नहीं बना कभी किसी के जाके, मेरा दादा नहीं बना, मैं उस रियावत को कैसे तोड़ दूंगा। हम लोगों के बीच में कोई मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए चुनाव थोड़े लड़ते हैं। हमारी पार्टी जो है अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मतलब महिला से पूछ के देखो, कोई बच्चों से पूछ करके देखो, किसी बुजुर्ग से पूछ करके देखो, किसी से भी पूछो आप एक से, परिवर्तन के बारे में क्या 4 साल में आप कैसे ये बदलाव जिस तरह आप कर रहे हो, इसकी क्या वजह मानते हैं?
आपने लोगों टटोला है, क्या मुद्दे 10 साल कांग्रेस का, सुनो, 10 साल कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस को लोगों ने इसलिए सत्ता से बाहर किया था कि कांग्रेस से विश्वास उठ गया। उसी कांग्रेस की 20 सीट आई बाद में, और ज्यादा नीचे चले गई थी कांग्रेस चुनाव हारने के बाद। उन्होंने बीजेपी का राज बना दिया। बीजेपी की अकेलों की सरकार थी, फिर 75 पार का नारा था, मोदी का नाम था, उसके बावजूद भी सत्ता से बाहर कर दिया था बीजेपी को। लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राज है 2000 से 2005 का जो काम किए थे उन्होंने, वो याद आते हैं आज। आज सड़कें नहीं है, आज पानी नहीं है पीने का, स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों की हालत जर्जर हो गई। आज स्कूल में बच्चे बैठ नहीं सकते, स्कूल गिरने वाली हालत में आ गए। कहीं जो डिस्पेंसरियाँ बनी हुई है, कहीं CSC PSC बनी है, उनमें डॉक्टर नहीं है। आज हर व्यक्ति दुखी है। इन्होंने तो स्वयं पोर्टल के स्वयं कार्ड के कुछ काम ही नहीं किया। 3.5 साल से किसी से, गांव के आदमी से, शहर के आदमी से पूछो प्रॉपर्टी ID के लिए, एक भी शहरी से जाकर के पूछ ले, भाई तू प्रॉपर्टी ID से खुश है क्या? कोई कहते हमारे दिए ससुरा ने हमें बिना मतलब परेशान कर दिया। गांव में जाकर के किसी एक आदमी से ये पूछ लो आप भी तुम्हारे गांव में एक नया पैसा भी खर्च हुआ है कि 3.5 साल में? एक आदमी जो ये कह दे भी हाँ यहाँ पैसा लगे मान लेंगे। उनसे ये पूछ लो, 1,85,000 करोड़ का बजट है और 4 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा प्रदेश के ऊपर। पूछ लो कर्जा किस चीज़ का है। इन बीजेपी वालों से पूछ लो कर्जा किस चीज़ का चढ़ा रखा है, बता दे। तुम जींद में रहते हो, मुझे एक बताओ भी जींद के अंदर कितनी बारिश हुई है? डूब गया था। बारिश नहीं हुई ना, उसके बाद क्या हालत है गलियों का, सड़कों का क्या हाल है? जो दिवाली है पिटिया सरकार का, पैसा लिया कहाँ, लगाया कहाँ, बताओ आप पत्रकार साथी हो, सारा दिन शहर में घूमते हो, सारा दिन गांव में जाते हो, लोगों से मिलते हो, हर तरह का व्यक्ति आपसे मिलता है। कोई एक आदमी ऐसा आपको मिला है जो सरकार की बड़ाई करता है? इनके MLA जो है अलग से बैठ कर बात करके देखो उनसे, वो भी रोए सुसरे, वो भी कहते हैं बोले मार दिए इन्होंने, कहीं मुँह दिखाने लायक भी नहीं बचे। कहते हैं नहीं कहते? खुल के कहते हैं इनके MLA भी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में जो काम हुआ था वो कभी नहीं हो सकता। ये लीला राम ने कैथलवाड़ा रोज बोलता है, जो डॉक्टर बोला है, इससे अकेले से बिठा के पूछ रहे डॉक्टर से क्या कहे। अबे जी बैकवर्ड उसको लेकर क्या कुछ रहेगा हरियाणा में विशेष? लोकसभा का जो चुनाव है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तो दावेदारी लोगों की तरह करता नहीं, मुझे आदत नहीं झूठ बोलने की। अब तक जितने मैं लोकसभा क्षेत्रों में जा कर के उनमें दावे से कह सकता हूँ कि सरसा की सीट हमारी है, एंड दावे के साथ। सरसा हर हालत में हम जीतेंगे। अब आगे कुरुक्षेत्र की तरफ जाऊंगा, हिसार का भी मैं दावा कर सकता हूँ कि हिसार की सीट भी हम जीत सकते हैं। जो हालात हैं आज की तारीख में, गुड़गांव की जो सीट है उसमें मैं जीतने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन गुड़गांव में ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी अलग एक पहचान उभर करके आएगी। ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के आकलन है मेरे। आगे आगे जैसे जाऊंगा बता दूंगा। मुझे औरों की तरह ये नहीं हम तो 10 जीतेंगे, हम तो 9 जीतेंगे, हम 6 जीतेंगे, ये नहीं कही जाती मेरे। ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे सामने भी विधानसभा के अंदर 87 दोहरा के दिखाएंगे आपको। लोग जो है 87 से कम नहीं रहने देंगे। हमारे पे बहुत बड़ा भरोसा है लोगों का। जो परिवर्तन यात्रा है, इसमें हरियाणा की राजनीति में कितना परिवर्तन, आपके आचरण और स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन होगा? तो हरियाणा की राजनीति का परिवर्तन तो देख लेनी, सारे AC में सोए थे। सही बात है। सारे सड़कों पे हैक नहीं है, कोई हाथ से हाथ जोड़ता फिर है, सड़क कोई कान पकड़ता फिर है, कोई संवाद करता फिर है, कौन फिर है? तो आपके स्वास्थ्य का तो ये बताना ये किस वजह से? सही बात है। ये जो मैं यात्रा ना शुरू करता, ये अखबारों तक पड़े रहते, आज भी अखबारों में है गण कर रही। चौधरी साहब, इन दिनों जैसे भाजपा जसपा में काफी आपस में आरोप प्रत्यारोप भी चले, उचाड़ा में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला करते रहते हैं, वो क्या फ्रेंडली मैच चल रहा है क्या, या पब्लिक को? ना, आपको अब तक भी समझ नहीं आई। ये लूट की दुकान है साड़ी, ये लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं। जब तक इनका हिसाब ठीक होता रहा, माल ठीक बढ़ता रहा, तब तक कभी गठबंधन की ठगबंधन की बात नहीं करी।
करी तो बता दो। जिस दिन हिस्से में गड़बड़ हुई बंटवारे में, ये जो नया इनका प्रभारी आया, पुराने प्रभारी के साथ सेटिंग ठीक थी, नए के साथ सेटिंग सही नहीं बैठी, तो उसने फिर देखा कि भाई अब तो माल का बंटवारा सही नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब ये सारी बातें आई। अब बंटवारा ठीक हो गया, फिर चुप हो गया ना दोबारा। ये तो माल की गड़बड़ी है, लुटेरे हैं ये। कोई अगर आप एक चीज बताओ, लुटेरे ना हो, जो बात मैंने आपके सामने अभी रखी, आप सच्ची आत्मा से अपनी से बता दो भाई तुम्हारे जींद में इस बीजेपी ने कुछ किया है, सरकार ने कुछ किया है, बता दो तुम्हें। ये मुख्यमंत्री पहले दिन कहने लगा था कि मैं हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बना दूंगा। अरे बन गया मेडिकल कॉलेज? बन गया तो बता दो। 8.5 साल बीत गए, सितंबर को शुरू करेंगे। सितंबर की क्या गारंटी है भाई? कोई गारंटी है सितंबर की? 8.5 साल निकाल देंगे झूठ बोल बोल करके, तो फिर इन पे तुम भरोसा कैसे करोगे? सितंबर में जो शुरू भी हो जाएगा तो ये कौन सा बना देंगे? जो काम भी हमें ही करना पड़ेगा। देखिए शर्मा जी, हैं? ये नहीं कर सकते। ठीक है जी, धन्यवाद। तो आपने जैसे अभी प्रॉपर्टी है, मैं तो सत्ता में आने के बाद इनको वाइप आउट हमने तो बहुत पहले ये बात कह दी, हम अपने मैनिफेस्टो में देंगे बाकायदा तौर पे कि हर हालत में एक तो ये जो SCT का एग्जाम नहीं बना रखे, सीटी का जो है, हाँ, इसका अंदर ये कांग्रेस सारे इकट्ठे हो गए, बहुत देर तक रोके नहीं आए थे। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, क्या क्या आए थे ना, मैं विधानसभा में कह चुका हूँ ये बात है कि जितनी भी लोगों के सामने दिक्कतें तुम कर रहे हो, हमारे अगर पैर में जुत्ती फंस गई तो 100% ठीक कर देंगे, खत्म कर देंगे इसको। अगर किसी ने बीएड कर रखी है, उसको टीचर लगने के लिए एग्जाम देने की जरूरत क्या है बताऊंगा? फिर बीएड क्यों है वो? ये सब लोगों की जेब काटने का एक धंधा है। आजकल छोटा सा फार्म भरते हो 2 से 2.5 हजार रुपए लगते हैं। एक फार्म निकलता है, एक पोस्ट निकलती है 100 लोगों के लिए, 10 लाख लोग फार्म भरते हैं। अब 10 लाख को 2000 से गुणा करो आप, और फिर उसमें ये क्या करते हैं कि जी पेपर लीक हो गया, वो पैसे तो डूब गए उनके। जो तेल वाला वो अलग है, एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, दिन खराब हुआ, दिहाड़ी मरी, वो सारी चीजें काउंट करो, कितना बड़ा नुकसान है। हम ये सारी चीजें टोटल खत्म करेंगे। ये जो बना रखे है तुम्हारा प्रॉपर्टी आईडी जो है, ये जो दूसरी आईडी बना दी इन्होंने, फैमिली आईडी बना दी। जब मेरा राशन कार्ड, आधार बना जरूरत ही नहीं आधार कार्ड की भी। आधार कार्ड जब बनाया था देश में तो ये कहा गया था कि आपका ग्रीन कार्ड है, सेकंड आईडी चाहिए। हाँ, इसके बाद आपको कोई आईडी नहीं चाहिए। तो फिर ये रोज नई आईडी क्यों है, पोर्टल क्यों है? अब तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि किसान खाद अगर खरीदेगा तो वो पोर्टल पे जाएगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा और ये बताएगा कि मुझे कितने बैग खाद के चाहिए। इस पागल को यही समझनी है, एक मुख्यमंत्री है तुम प्रदेश का, किसान को खाद किस काम के लिए चाहिए? उसको फसल पकाने के लिए चाहिए। ये कल को ये शर्तें लगाएंगे हमारे ऊपर कि खाद तो 3 बैग बहुत है 1 एकड़ में। अब किसान ने देखना इसमें 3 डालनी है, 2 डालनी है, 5 डालनी है। जैसी फसल होगी उसी के मुताबिक खाद डाली जाती है। कई दफा पीलापन आ जाता है, सूखा रहने की वजह से कमजोर रह जाती है, उसको ताकत देने के लिए हम पानी लगाते हैं, उसमें खाद का कट्टा गिरा, 1.5 कट्टा भी गिरा, 2 भी गिरते हैं कई दफा। इसका मतलब हमें कोई चीज़ मिलेगी नहीं टाइम पे ऊपर, हम परेशान होंगे। ये परेशान करने के लिए सारी चीज़ें बढ़ाई है इन लोगों ने। पे ग्रेड को लेकर कल तक आंदोलन कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। हाँ। उस पे इन लोगों का क्या स्टैंड है? क्या उनको कुछ सरकार आने पर क्या हम अपने सरकार बनने के ऊपर हमने पहले भी कहा है, अपना जो मैनिफेस्टो बनाएंगे उसमें कर्मचारियों